नमस्कार मित्रों। इंटरनेशनल रिलेशन की इस सीरीज़ में जब हम चर्चा कर रहे थे, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? जो कई देश मिलकर के, बहुत सारे कंट्रीज़ या कुछ कंट्रीज़ मिलकर के एक अपना ब्लॉक बना लेते हैं, तो उसको एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सार्क, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। उसके अलावा सबसे सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, जिसका नाम आपने सुना होगा। ऐसे ही बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। वैसे ही बहुत सारे हैं, जैसे G20 भी आपने नाम सुना होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट आसियान। तो ये सारे रीजनल ग्रुपिंग्स हैं। तो आज इनमें से हम पहला रीजनल ग्रुपिंग हम उठा रहे हैं। आगे हम औरों पर भी चर्चा करेंगे, पर आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है सार्क के बारे में। ठीक है, सार्क सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देख लें। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों, सार्क जो है 7 देशों का ग्रुप है। वैसे अभी 8 है, अभी 8 कंट्रीज का ग्रुप है, पर जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में 7 देश थे। इनमें मैप में आपको दिख रहा है कौन कौन से देश थे वो। इंडिया, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं 7। इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ये थे आपके फाउंडिंग कंट्रीज। अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया, जो कि हमारा 8वां कंट्री बना सार्क का। इसने ज्वाइन किया साल 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। तो अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया साल 2007 में। तो ये सार्क कंट्रीज हैं। तो सार्क कंट्रीज कितने हैं? प्रेजेंट में 8 कंट्रीज हैं। वैसे ओरिजिनली जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी या जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं, वो 7 कंट्रीज। अफगानिस्तान बाद में जुड़ा। कब जुड़ा है अफगानिस्तान? साल 2007 में। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है कि ये 7 कंट्रीज थे, इन्होंने मिलकर के एक ट्रेड ब्लॉक बनाना चाहा। ट्रेड ब्लॉक यानी आपस में ट्रेड करने के लिए। अभी जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं अभी एट प्रेजेंट? 29 स्टेट्स और टेरिटरीज अलग है। कितनी टेरिटरीज है? 8 टेरिटरीज। तो अभी इंडिया में क्या सीन है कि अगर कर्नाटक में आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको राजस्थान में सेल करना है, तो कोई टैक्स एज सच नहीं लगता ज़्यादा। GST जो लगता है वो नॉर्मल लगता है, पर इंटर स्टेट ट्रेड एज सच नहीं लगता। पर वहीं अगर आपको श्रीलंका से कोई चीज़ बना करके इंडिया के मार्केट में सेल करनी हो तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। और जो चीज़ श्रीलंका में लेट से 100 रुपये की पड़ रही है, इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगने के बाद 150 रुपीज़ की इंडिया में पड़ती है। यानी कि काफ़ी भारी अमाउंट में टैक्सेशन होता है। ट्रेड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जब दो स्टेट्स या 2 से अधिक देश आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो सरकार एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है, ट्रेड ब्लॉक बना सकती है, जिसमें म्यूचुअली डिसाइडेड होता है कि सरकार टैक्स वगैरह कम लगाएगी, टैक्स और ड्यूटीज़ कम लगाएगी। इसमें कई बार अलग अलग तरीके से ट्रेड की शर्तें रखी जाती है। जैसे डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा क्लोज हैं, शुरुआत में कम क्लोज होते हैं, आप प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा क्लोज आते हैं तो आप एक कस्टम यूनियन बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेड ब्लॉक में आती है। हाँ, तो ये चीज़ लिखी हुई है कि 7 देशों ने मिलकर के एक ट्रेड ब्लॉक बनाना चाहा, जिसका नाम रखा गया सार्क। ऑफिशियली सार्क का जो डिक्लेरेशन है वो अडॉप्ट किया गया था 8
दिसंबर 1985 में। कहाँ पर? ढाका में। ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। ठीक है। अफगानिस्तान में जैसा मैंने आपको बताया साल 2007 में ज्वाइन किया। अच्छा, ये कौन है साहब? इन जनाब का नाम है जनरल जिया उर रहमान। ये कौन हुए? जनरल जिया उर रहमान बांग्लादेश के पहले एक चीफ रहे हुए हैं, जो कि वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर थे। एक्चुअली सार्क जो है वो इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। सार्क की सबसे पहले परिकल्पना इन्होंने ही की थी। वैसे सार्क इंडिया के एक नेगेटिव माइंडसेट से बना हुआ है। सार्क इस मेंटेलिटी पे विश्वास रखता है और इस आइडिया पे बिलीव करता है। सार्क इंडिया को छोड़ के जो बाकी देश हैं, उनका मानना है कि सार्क छोटे छोटे देशों का एक ग्रुप है जो कि आपस में एक दूसरे का साथ देंगे अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि इंडिया साउथ एशिया के रीजन में, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, एक बहुत डोमिनेंट पावर है। और मेजर जिया उर रहमान का मानना था कि अगर छोटे छोटे देश मिल जाएं और एक साथ कोई ट्रेड पॉलिसी डिसाइड करें तो इंडिया उनको अपनी पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकता। यानी कि उनका मानना था कि हम इंडिया के आगे झुकेंगे नहीं। इस मेंटेलिटी से वैसे उन्होंने आइडिया दिया था सार्क का। फिर बाद में इंडिया के ऑब्जेक्शन पे वो आइडिया आगे बढ़ नहीं पाया और फिर साल 1985 में इंडिया ने खुद ने सार्क का इनिशिएटिव लिया और फिर इंडिया खुद भी सार्क में इन्वॉल्व हुआ। तो ये है मेजर जिया उर रहमान, जो आपको जानना ज़रूरी है। अभी सार्क में 8 देश हैं। इसके अलावा ये तो हैं परमानेंट मेंबर्स। इसके अलावा कई सारे देश ऑब्जर्वर स्टेटस में भी। ऑब्जर्वर यानी ये परमानेंट मेंबर नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में परमानेंट मेंबर बन जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान सब है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना। क्योंकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना को सार्क का मेंबर बनाया जाए और इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना को सार्क के अंदर घुसने नहीं दिया जाए। क्योंकि किसी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर चाइना घुस जाता है तो हमको पता है चाइना की इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप्ड है और अभी हमारा चाइना से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डेफिसिट है। चाइना जहाँ भी जिस भी ट्रेड ब्लॉक में घुस जाता है वहाँ अपनी प्रोडक्शन से, अपने एक्सपोर्ट से एक भारी अमाउंट में ट्रेड डेफिसिट क्रिएट कर देता है। इसके अलावा चाइना से वैसे भी इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं नहीं, तो इंडिया रोकना चाह रहा है चाइना को और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना को भी सार्क का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। फिलहाल ऑब्जर्वर स्टेट में है चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए भी है, मॉरिशस भी है, म्यांमार भी है, ये सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये सार्क है और सार्क किस आइडिया पर बेस्ड है। सार्क के हमने मेंबर कंट्रीज भी देखे। अब हम देखेंगे सार्क के कुछ अचीवमेंट्स कि सार्क ने बनने के बाद अभी तक क्या अचीव किया। तो सार्क बनाने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था साफ्टा। साफ्टा क्या है? साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि साउथ एशिया के देश जो कि सार्क के मेंबर हैं ये आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जिसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ या तो नहीं होती और जिन पे होती है उन पे बहुत मिनिमम होती है। दरअसल ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। मान लीजिए कई देश मिलकर के एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले वो एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगती है। उसके बाद अगर उनका ट्रेड टाइज, जो उनके ट्रेड रिलेशन है वो क्लोज होते हैं, तो वो बाद में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस पे कुछ वस्तुओं पे जो डिसाइडेड होती है एक देश की और दूसरे देश की, जो डिसाइडेड वस्तुएं हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बाद और ज़्यादा लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ता जाता है
तो हम देखते हैं आगे और तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। सबसे लास्ट में आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का मतलब है कि बहुत हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गई। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आप देखें, जस्ट अ मिनट, यूरोपियन यूनियन में आप देखें कि हाई लेवल ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन है। वहाँ कोई चीज़ इंग्लैंड में बन रही, अभी इंग्लैंड तो खैर नहीं रहा, कोई चीज़ मान लीजिए जर्मनी में बन रही है, वो फ्रांस में सेल हो रही है, तो कोई खास इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। उनका ट्रेड टाइज इतने स्ट्रॉन्गर हैं कि आप देखिए, अगर आपको यूरोप कभी घूमना हो तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा भी नहीं लगता है। ट्रेड का बेसिक कंसेप्ट यही है कि जहाँ ट्रेड इंटीग्रेशन क्लोज होता है वो देश आपस में क्लोज हो जाते हैं। इसी कल्पना पे सार्क भी बनाया गया था। और सार्क की जो शुरुआत होनी थी साफ्टा से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो ये सिर्फ एक आइडिया ही बनकर के रहा, कभी अचीव कर नहीं पाए हम इसको। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें माना गया था कि सब देश अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे, पर हकीकत में ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? सबसे मेजर बात तो यह है कि हमारे सारे जो भी देश हैं सार्क में, वो लगभग सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Like why, but you're not gonna go steady. हाँ, तो दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे कि जो सारे देश हैं सार्क के, साउथ एशियन कंट्री हैं, इन 8 देश में सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और क्योंकि सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे देश की इंडस्ट्री का लेवल एक जैसा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक जैसा है। और हम देखते हैं मुख्यतः क्या है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं। तो जब सब में एक ही चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? भाई कॉम्प्लीमेंट तब करते हैं जब एक देश में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देगा, दूसरे देश में इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देगा, तीसरे देश में अगर सर्विस सेक्टर ज़्यादा अच्छा है तो वो सर्विस के प्रोडक्ट देगा, डिजिटल सेवाएं वगैरह देगा। तब तो बात होती है कॉम्प्लीमेंटेशन की। पर वो क्या रहा है कि सभी देश की इकोनॉमी एक जैसी है, इंडस्ट्री सब में कमज़ोर है, सर्विस सेक्टर इंडिया में थोड़ा ठीक है, बाकी और सब में कमज़ोर है, और सभी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं। तो क्योंकि सब में सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसीलिए हम देखते हैं कि साफ्टा एक सक्सेसफुल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रहा है। अब हम देखते हैं आगे। एक अचीवमेंट तो थी साफ्टा, जो करने की कोशिश की गई थी, विजन अच्छा था पर सक्सेसफुल हो नहीं पाया। दूसरा अचीवमेंट है आपका सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, जो कि यहाँ लिखा हुआ है सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम। इस स्कीम के तहत ऐसा सोचा गया था, ये भी सिर्फ एक आइडिया ही रहा, एग्जीक्यूट कभी हो नहीं पाया। इस स्कीम के तहत ऐसा सोचा गया था कि सार्क में जो देश हैं उनमें इतने क्लोज रिलेशन हो जाएंगे सार्क के इस्टेब्लिश होने के बाद कि आपस में बाद में वो एक वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम लॉन्च कर देंगे। यानी इंडिया से अगर नेपाल जाना है, आज भी वीज़ा नहीं लगता है, पर मान लीजिए सभी 7 देशों में ऐसा हो जाए कि आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना है और वीज़ा ना लगे, इंडिया से श्रीलंका जाना है वीज़ा ना लगे, इंडिया से म्यांमार जाना है वीज़ा ना लगे, या म्यांमार से पाकिस्तान जाना है वीज़ा ना लगे, जैसा कि यूरोपियन यूनियन में होता है। तो ये एक प्लान आइडिया था कि सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, जब सार्क डेवलप हो जाएगा तो सारे देशों में इतने अच्छे कोर्डियल रिलेशन होंगे कि आपस में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा कि एक दूसरे से वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा माना गया था। पर ऐसा हकीकत में हुआ नहीं। आपको पता ही है इंडिया और पाकिस्तान में कितना हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, इतना हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि अभी तो अगर ये इंडिया है आपका और ये पाकिस्तान है, इतना हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि अभी तो ट्रेड तक नहीं हो रहा है।
ये पाकिस्तान है और यहाँ मान लीजिए अफगानिस्तान है। इंडिया ट्रेड करना चाहता है अफगानिस्तान से, पर पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बीच में आता है। इंडिया चाहता है कि तो पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड रूट मिल जाए, पर पाकिस्तान अलाउ कर नहीं रहा है। तो कैसे हो साफ्टा फिर सक्सेसफुल? जब आपस में ही इतनी राइवलरी है तो कैसे साफ्टा सक्सेसफुल हो? इसी तरह से वीज़ा स्कीम भी सक्सेसफुल नहीं रही है। एक चीज़ जो सक्सेसफुल रही है वो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यानी साउथ एशिया में स्टडी करने के लिए अगर कोई भी नेपाल का बच्चा, श्रीलंका का, इंडिया का, पाकिस्तान का, भूटान का, कहीं का भी अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो एक साउथ एशिया की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें सभी देश के बच्चे आए, पढ़े, सीखें। और बनी भी है ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इंडिया ने इनॉर्गेट की है। इंडिया में ही है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। अब कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो थे सार्क के कुछ अचीवमेंट्स, कुछ विजन जो उन्होंने पूरा करने की कोशिश की और पूरा हो नहीं पाए। अब हम देखते हैं सार्क फेल क्यों हो गया। सार्क फेल सबसे बड़ा इसलिए हो गया कि सबसे बड़ी जो रीज़न था वो था पॉलिटिकल डिफरेंस, और ख़ासकर कि इंटरनल राइवलरीज। पॉलिटिकल डिफरेंस किसकी राइवलरी है? राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में राइवलरी रही हमेशा से। इनफैक्ट जब से ये दोनों देश बने सिंस 1947 आज 2024 तक भी ये देश आपस में लड़ रहे हैं। तो जब इंडिया और पाकिस्तान में इतनी हाई लेवल ऑफ राइवलरी रही तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि जब दो देश आपस में इतना लड़ रहे हैं तो कभी भी सार्क सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि सार्क में सबसे इम्पोर्टेंट देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है इंडिया। उसके बाद सबसे बड़े देशों में आता है, इंडिया के बाद पाकिस्तान है, और दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो सार्क को सक्सेसफुल होने नहीं दिया इनकी दुश्मनी ने। अब हम आगे देखें। दूसरा एक है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे थे। जैसे हम देखते हैं इंडिया में तो नहीं है सच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने, पर कॉन्फ्लिक्ट्स पर हम देखते हैं जैसे पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री इंटरफेरेंस होता रहता है। बार बार हमने देखा पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हुआ है, मिलिट्री कूप हुआ है। वैसे ही अभी हमने रिसेंटली देखा म्यांमार में क्या हुआ। म्यांमार में रिसेंटली हमने देखा मिलिट्री कूप हो गया। वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ की मिलिट्री जुंटा ने हटा दिया और खुद ने पावर कैप्चर कर दी। तो क्योंकि इन देश में इंटरनल इनस्टेबिलिटी रही, जैसे पाकिस्तान में, म्यांमार में, श्रीलंका में भी अभी थोड़े समय पहले हमने देखा था कि वहाँ एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। मैं बात कर रहा हूँ साल 2020 के बाद की। तो जब इंटरनल इनस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिसी का कोई एक फिक्स ट्रैक पे पॉलिसी नहीं चल रही है, तो हम ये नहीं मान सकते कि फॉरेन पॉलिसी कांस्टेंट रहेगी। और जब इन देशों की फॉरेन पॉलिसी कांस्टेंट नहीं है तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सार्क सफ़र करते हैं। तो इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सार्क सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा कारण ये था। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण हम देखें कि अभी जो हाई लेवल ऑफ ट्रेड अगर कंबाइन करें हम, जितना टोटल ट्रेड होता है इन देशों का, टोटल ट्रेड जितना होता है उसका मात्र 5% ट्रेड होता है सार्क देशों में। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये देश ट्रेड करते हैं चाइना से। हम इवन इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है। सबसे बड़ा चाइना ही ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। तो इस वजह से इनका सिर्फ 5% ही आपस में सार्क देशों में ट्रेड होता है। और जब इतना कम ट्रेड है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सार्क एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा।
ऐसा ही तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है, तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है, जस्ट अ मिनट, Early. Yeah, they took that. तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ये रहा कि जब बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, खास करके यूरोपियन यूनियन जो कि स्टार्ट हुआ था एक सिंपल ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, और डिग्री ऑफ क्लोजनेस बढ़ती गई और कस्टम यूनियन बढ़ गया। पीटीए के साथ शुरुआत हुई और कस्टम यूनियन बन गया यूरोपियन यूनियन। वहीं हमने देखा सार्क अभी तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं कर पाया। अभी हमने पढ़ा था साफ्टा के बारे में, तो सार्क अभी तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं कर पाया और इसीलिए भी सार्क फेल हो गया। एक और बड़ा कारण सार्क के फेलियर का है कि कल्चरल आइडेंटिटीज अलग अलग है। जब सार्क बना था तो ऐसा माना गया था कि हम आपस में एक दूसरे को कल्चर को रेस्पेक्ट करेंगे, कल्चर हमारा एक कनेक्टिंग पॉइंट होगा। जैसे हम देखते हैं बुद्धिज़्म है, वो इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है और दूसरे देशों में भी है, भूटान में भी है। तो हमने सोचा था कि ये एक कनेक्टिंग पॉइंट होगा। जैसे हम देखते हैं हिंदुज़म है तो वो साउथ एशिया की कंट्रीज़ में, नेपाल में बहुत ज़्यादा मान्यता है। पर कुछ देशों ने अपने आप को एक कल्चर का नॉमिनी रिप्रेजेंट किया और मेरा इंडिकेशन है पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान ने अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट के रूप में और इस्लाम के चैंपियन के रूप में पेश किया, जबकि इंडिया ने कहा कि भाई वी बिलोंग टू सर्वधर्म समभाव। और ख़ासकर कि थोड़े समय से अभी हम देखते हैं कि हिंदुत्व वाली कंट्रोवर्सी भी हो रही है। वहीं श्रीलंका ने अपनी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी पे ज़्यादा जोर दिया। श्रीलंका में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानेंगे कि वहाँ सिंहलीज जो लोग हैं उनकी लड़ाई हो रही है तमिलियन हिंदूज के साथ जो वहाँ रहते हैं। तो है श्रीलंका में भी अपने आप एक बुद्धिस्ट वर्सेस हिंदूज एक क्लैश चल रहा है। उसी तरह बांग्लादेश में भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे रेडिकल इस्लामिस्ट ट्रेंड डेवलप हो रहे हैं। तो वहाँ थोड़ा सा वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के कुछ ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट हो रहे हैं। तो ये कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो एक मेजर कारण रहा फेलियर होने में। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी ने अपनी शेडो सार्क पे कास्ट की। तीसरा है कि आज भी इन देशों के बीच में बॉर्डर और मैरीटाइम इश्यूज बाकी हैं। यानी कि आज भी हम देखें Pledge. This again. What is that? I mean that. कि सार्क देश आपस में अलग अलग बॉर्डर्स इशू के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारी बॉर्डर्स डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पर जस्ट अ मिनट, इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पर सर क्रीक इशू है। क्या है? सर क्रीक इशू। वहीं इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पर जो है एलओसी को लेकर के इशू चल रहा है। तो बॉर्डर इशू बहुत बड़े हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वहीं हम देखते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियादुरा, इस एरिया को लेकर के इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं। नेपाल कहता है हमारा एरिया है, इंडिया कहता है कि हमारा एरिया है। बांग्लादेश के साथ अभी रिलेटिवली इतने हैं नहीं, पहले था एक बेरुबारी यूनियन का केस, आपने सुना होगा, वो भी थोड़ा बहुत अभी सॉल्व हो गया है। ऐसे ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं म्यांमार में, कि म्यांमार में कई ऐसे ग्रुप हैं, इंसर्जेंट ग्रुप है जो यहाँ से ऑपरेट करते हैं और इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो इंडिया में वो ग्रुप आके अपना काम करते हैं, प्लान बनाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते हैं और फटाफट यहाँ से म्यांमार भाग जाते हैं। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना। तो ये रेडिकल ग्रुप भी इंडिया और म्यांमार के बीच में एक कॉन्फिडेंस को कम करता है।
फिर हम देखते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में कई बार मैरीटाइम इशू हो जाते हैं, क्योंकि फिशरमैन को लेकर के इशू होते हैं। कई बार इंडियन फिशरमैन जो है वो श्रीलंका के बॉर्डर में चले जाते हैं और श्रीलंका की जो नेवी है वो उनको रोक लेती है, अरेस्ट भी कर लेती है। तो ये इशू इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो बॉर्डर को लेकर के भी सार्क देशों के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सार्क के फेलियर का। और चौथा, जैसा मैंने आपको बता ही दिया, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट एंड इनस्टेबिलिटी। बार बार सरकारें गिर जाती है, मिलिट्री के तख्ता पलट हो जाते हैं और इंटरनल इनस्टेबिलिटी है। इस वजह से भी सार्क देश सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे। इन सब को देखते हुए ये समझ में आया कि सार्क जो बड़ी होप के साथ बनाया गया था वो सिर्फ लिमिटेड सक्सेस रहा। वैसे सही मायने में तो फेलियर रहा, पर फेलियर शब्द बोला नहीं जाता, इसलिए उसको सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलते हैं लिमिटेड सक्सेस। तो सार्क एक लिमिटेड सक्सेस रहा और इसके कारण अभी हमने जाने। बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, खासकर कि डॉक्टर एस जयशंकर जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, सी राजा मोहन जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक्स पे स्कॉलर हैं, इनका ऐसा मानना है कि जो सार्क है वो एक जैम्ड व्हीकल है। जैम्ड व्हीकल, जैम्ड व्हीकल का मतलब एक व्हीकल जैसे जब इंजन सीज हो जाता है तो जैम हो जाता है, वैसे सार्क भी जैम हो गया है। और ऐसा पाया गया कि अब इंडिया खुद भी सार्क में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, ऐसा कई थिंकर्स मानते हैं। पर ये सब चीज़ें गलत साबित हुई जब साल 2019 में इंडिया ने इनिशिएटिव लिया और इंडिया के इनिशिएटिव पर सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 2019 में नहीं, जब अपना कोविड चल रहा था साल 2021 में इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया और इंडिया ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टुगेदर अगेंस्ट कोविड एक मैसेज दिया और साउथ एशिया की कंट्रीज़ के साथ जुड़े सार्क की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इंडिया ने सार्क में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रहा सार्क का, पॉइंट नंबर 1। अभी तक सार्क की 18 कॉन्फ्रेंसेज हुई है, 18 एनुअल समिट हुई है, उसमें से इंडिया ने 3 होस्ट की है। कब कब और कहाँ? इंडिया ने सेकंड समिट होल्ड की थी बेंगलुरु में 1986 में, फिर 8th होस्ट की थी न्यू दिल्ली में 1995 में, और फिर 14th होस्ट की थी न्यू दिल्ली में ही साल 2007 में। ये वही 2007 साल है जब अफगानिस्तान परमानेंट मेंबर बन गया था सार्क का। अभी आप ये बात जाने समिट क्या होती है। समिट का मतलब होता है जब देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मिलते हैं उसको समिट कहा जाता है। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के, भूटान के सब राष्ट्र अध्यक्ष जब मिलते हैं वो समिट होती है। तो अभी सार्क की साल में एक बार समिट होती है। कई समय से हो नहीं पा रही है वो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में राइवलरी है और थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो समिट का मतलब आप समझ गए। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। आपको पता होगा इंडिया एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है इंडिया ने, जिसमें इंडिया का मानना है कि जो आस पड़ोस के छोटे मोटे नेबर्स हैं उनकी मदद करनी चाहिए बिना बदले में उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए। तो ये इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और सार्क के जो देश हैं वो इसमें पहले टारगेट रहे हैं। तो इंडिया ने सार्क देशों के थ्रू ही अपनी नेबरहुड पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया है कई बार। चौथा पॉइंट हम देखें, इंडिया लॉन्च साउथ एशियन सैटेलाइट। साल 2017 में इंडिया ने सार्क देशों की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से। तो सार्क देशों के पास क्योंकि कम डेवलप्ड है, इंडिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और स्पेस सेक्टर में इंडिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इंडिया ने सभी सार्क देशों की सैटेलाइट इनवाइट की और कहा कि आप लोगों की सैटेलाइट हम लॉन्च कर देंगे। तो श्रीहरिकोटा से इन देशों की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। इसमें पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस किया और पाकिस्तान ने अपने सैटेलाइट्स नहीं भेजे थे। फिर इंडिया ने कहा कि हमें भी क्या फ़र्क पड़ता है, और इंडिया ने बिना पाकिस्तान को फिर ज़्यादा इन्वॉल्व किए बाकी सार्क देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी साल 2017 में। जैसा मैंने आपको बताया पांचवा पॉइंट कि इंडिया ने
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिश की इंडिया में ही है, और रिसर्चर आके आज भी इंडिया में पढ़ाई करते हैं। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये? साल 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी, साल 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। फिर 6th पॉइंट हम देखें, इंडिया ने सार्क के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है गुजरात के गांधीनगर में। अब हम बात करते हैं ये जो जैम्ड व्हीकल वाली थ्योरी दी है स्कॉलर्स ने, उसके काउंटर में साल 2020 में, जैसा मैंने आपको भी बताया था, इंडिया ने कोविड के अगेंस्ट में एक इनिशिएटिव लिया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉन्च की साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, सार्क मेंबर्स के लिए। इसको होस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब की थी? 15 मार्च 2020 को। और इसमें इंडिया ने इनिशिएट किया था एक कोविड-19 इमरजेंसी फंड, जिसमें $10 मिलियन कंट्रीब्यूट किया इंडिया ने। यानी कि अगर सार्क कंट्रीज में वेंटिलेटर्स की, मास्क की, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ती है या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ती है, तो वो इस फंड में से पैसे ले सकते हैं। और चूंकि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसलिए इंडिया ने एक सार्क कोविड-19 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यानी कॉइनेक्स भी लॉन्च किया था। तो ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट था सार्क के रिगार्डिंग। पर फिर भी हम देखते हैं सार्क 2020 के बाद से भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले नहीं पाया। अगर सार्क सक्सेसफुल होता तो हो सकता है आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत कम हो जाता। हो सकता है अगर सार्क सक्सेसफुल होता तो सारे जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं उनमें म्यूचुअल कॉन्फिडेंस किस लेवल का होता, आप इमेजिन कीजिए। अगर सार्क सक्सेसफुल होता तो आज साउथ एशिया के देश का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ही अलग होता। सारे देश अपने आप में बहुत हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट देख रहे होते। पर अफसोस की बात है कि सार्क सक्सेसफुल हो नहीं पाया। फिलहाल हम नेगेटिव होप के साथ नहीं जी सकते हैं, जीना हमेशा पॉजिटिव होप के साथ चाहिए। और इसीलिए आज भी स्कॉलर्स यही कहते हैं कि अगर सार्क को सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले मेंबर्स को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, खासकर कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर ध्यान दे। पहली बात। दूसरी बात, चाइना क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में घुसना चाह रहा है, हमें नहीं चाहिए कि चाइना को इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ प्ले टूल, अपने हाथ का खिलौना बना करके इस्तेमाल करने दे। इसलिए चाइना से थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। तीसरी बात, हमें अपने बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। चौथी बात, ऐसे देश जहां इंटरनल इनस्टेबिलिटी है वहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लानी चाहिए, खासकर कि म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका ऐसे देश में। तो जब ये सारे कदम हम उठाए जाएंगे तो भविष्य में हमारा मानना है कि सार्क एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनकर के उभरेगा और इंडिया अलॉन्ग विद साउथ एशिया देश का, दुनिया का सबसे बड़ा डेवलप्ड रीजन कहलाएगा। तो आज की वीडियो में आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।